हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू सेशन। मैं आप लोग की हिंदी मैम हूँ। हिंदी में आप लोग को इस बार 4 किताब दिया गया है। पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी मैन बुक है, पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक अभ्यास पुस्तिका दी गई है। व्याकरण के लिए आप लोग को व्याकरण वाटिका दिया गया है और कहानी बुक का नाम है आप लोग का ताना बाना, जो कहानी बुक है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी मैन बुक है। चैप्टर 1 समर्पण। यह एक कविता है। इस कविता का नाम है समर्पण। समर्पण कविता के कवि हैं रामावतार त्यागी। सबसे पहले हम लोग कवि के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कविता। हिंदी गीतों का एक नया स्वरूप और मुकाम देने वाले कवि रामावतार त्यागी हैं। ये क्या है? हिंदी गीतों का एक नया स्वरूप देते हैं और मुकाम देते हैं। ठीक है, मतलब इनका कविता एक गीत की तरह होती है। इनका कविता किसकी तरह होती है? एक गीत की तरह। रामावतार त्यागी का जन्म मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में। ठीक है। इनका काव्य संकलन था नया खून, मैं दिल्ली हूँ, 8वां स्वर। इनका काव्य संकलन क्या क्या है? नया खून, मैं दिल्ली हूँ और 8वां स्वर। इन्होंने एक उपन्यास की भी रचना की है जिसका नाम है समाधान। 12 अप्रैल 1985 को इस महान गीतकार का देहांत हो गया। मतलब रामावतार त्यागी का देहांत हो गया कब? 12 अप्रैल 1985 को। ठीक है। ये क्या था? गीतकार थी। मतलब इनका कविता क्या होती थी? गीत के जैसा होती थी। ठीक है। आइए अब हम लोग कविता को पढ़ते हैं। कविता के बारे में सबसे पहले जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी देश धारा पर अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। मतलब देश धारा मतलब अपने देश की धरती के लिए कवि क्या है? सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। समर्पित करना का मतलब क्या होता है? समर्पित करने का मतलब होता है भेंट करना। ठीक है। कवि ने बताया है कि मातृभूमि का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। कविता में क्या बताएं कि मातृभूमि का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि हमारी जननी तो हमें एक बार जन्म देती है। जननी का अर्थ होता है माँ, यानी हमारी माँ एक बार जन्म देती है, परंतु मातृभूमि उस जीवन को आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराती है। मातृभूमि जो क्या है, इस धरती की जो हमारी है, वो क्या करती है? हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का साधन उपलब्ध करती है। मतलब इस धरती से ही हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है। खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, मतलब हर चीज का साधन हम लोग कहाँ पाते हैं? इस धरती में ही तो पाएंगे ना। इसलिए वेदों में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। इसलिए वेद में क्या किया गया? मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। आइए अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरा जो मन है उसे मैं देश की धरती के लिए समर्पित करता हूँ, और जो मेरा तन है उसे भी मैं अपने देश की धरती के लिए समर्पित करता हूँ। और साथ साथ में कवि अपने जीवन को भी क्या करते हैं? देश के लिए, मतलब इस धरती माँ के लिए समर्पित करते हैं। ठीक है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन, तन और जीवन को समर्पित करने के बाद भी कवि का मन संतुष्ट नहीं हुआ है। फिर भी वो क्या करते हैं? देश की धरती के लिए और भी कुछ देना चाहते हैं। ठीक है। अभी भी कवि संतुष्ट नहीं है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन।
थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दिया स्वीकार लेना या समर्पण। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे माँ, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर बहुत है। धरती माँ से बोल रहे कि हे माँ, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर बहुत है, क्योंकि मैं इसी धरती पर जन्म लिया हूँ, इसी धरती पर पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपके सामने क्या हूँ, एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मतलब एक दरिद्र व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं आपका इस कर्ज को पूरा नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मेरा निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊं, तुम दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। भाल यहाँ पे जो है ना, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, भाल का मतलब होता है सर यानी माथा। ठीक है, तो कवि बोल रहे हैं कि मुझसे आपका निवेदन है कि, मतलब मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊं तो क्या करना, दया करके इसे स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि अपना गीत को भी समर्पित कर देते हैं। गान अर्पित प्राण अर्पित, गीत को भी समर्पित कर देते हैं, मतलब गान को समर्पित कर देते हैं, प्राण को समर्पित कर देते हैं। रक्त का कण कण समर्पित, मतलब रक्त का एक एक बूंद को भी क्या करते हैं, देश के लिए, देश की धरती के लिए क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। फिर भी कवि संतुष्ट नहीं है। गान को समर्पित करके, प्राण को समर्पित करके, अपने रक्त के एक एक बूंद को समर्पित करके अभी भी कवि क्या है, संतुष्ट नहीं है। अभी भी देश की धरती के लिए क्या करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस अगले पंक्ति पढ़ेंगे। माँझ दो तलवार को लाओ न ढेरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि थोड़ा भी विलंब यानी थोड़ा भी देर किए बिना मेरी तलवार की धार को तेज कर दो। किसके लिए, अपने देश की धरती के लिए, ताकि वे देश को रक्षा कर सके। मेरे पीठ पर ढाल बांध दो और मेरे माथे के ऊपर चरणों का, मतलब धरती माँ से बोल रहे हैं, मेरे माथे के ऊपर अपने चरणों के धूल का टीका लगा दो। ठीक है, तथा सिर पर आशीर्वाद की घनी छाए दे दो, मतलब बोलते हैं कि आप अपना आशीर्वाद हमें, हमारे सिर पे हमेशा के लिए दे दो। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। स्वप्न अर्पित मतलब अपने सपने को क्या करते हैं कवि, देश की धरती के लिए समर्पित करते हैं। प्रश्न अर्पित, जो प्रश्न है उसे भी समर्पित करते हैं। आयु का क्षण क्षण समर्पित, मतलब आयु का जो एक एक क्षण है उसे क्या करते हैं, अपने देश के लिए समर्पित करते हैं। फिर भी हे मेरे देश की धरती, कवि बोलते हैं कि फिर भी हे मेरे देश की धरती, मैं तुम पर कुछ और निछावर करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुम्हें कुछ और देना चाहते हूँ। कवि अभी भी संतुष्ट नहीं है। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, अब सीधे हाथ में तलवार दे दो। इस तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज का थम्मा दो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मैं मोह के बंधन को तोड़ता हूँ, किसके लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कि मैं मोह की बंधन को तोड़ देता हूँ, इस देश की रक्षा करने के लिए मुझे क्षमा कर देना, और आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। सीधे हाथ का मतलब होता है दाहिने हाथ में, बोलते हैं कि दाहिने हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में
ध्वज को थमा दो, मतलब बाएं हाथ में क्या बोलते हैं, झंडा दे दो, मतलब बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इस पंक्ति का अर्थ है जब हम लोग देश की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम विजय पाते हैं तो क्या करते हैं, झंडा को ऊंचा करते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए दाहिने हाथ में तलवार दो और बाएं हाथ में ध्वज दे दो, मतलब हम जब जीतेंगे तो क्या करेंगे, झंडा को ऊंचा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले पंक्ति को पढ़ेंगे। ए सुमन लो या चमन लो, नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित। ए सुमन लो, सुमन का मतलब होता है फूल। इस पंक्ति में क्या कहते हैं, हे धरती माँ तुझ पर फूल को भी समर्पित करता हूँ, मतलब ए सुमन लो। ठीक है, यह चमन लो, चमन का मतलब होता है बगीचे, और बोलते हैं कि मैं बगीचा को भी आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। साथ में नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, त्रिन त्रिन का मतलब होता है एक एक कण। कवि बोलते हैं कि मैं फूल को भी समर्पित करता हूँ और बागीचे को भी समर्पित करता हूँ, और साथ साथ में घोंसले का जो एक एक तिनका है उसे भी मैं समर्पित करना चाहता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अभी भी संतुष्ट नहीं है, वे अभी क्या करते हैं, अभी भी देश के लिए कुछ और देना चाहते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि ये जो मातृभूमि का ऋण है सबसे बड़ा है। कवि को क्या लगता है, मातृभूमि का ऋण सबसे बड़ा है। कवि सब कुछ न्यौछावर करके भी संतुष्ट नहीं होते। ठीक है, इस कविता में कवि क्या करते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट दिन अपलोड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाय।